हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत टाइम के बाद हम लोग फिर से इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, हमारा टारगेट 1 CR है। कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम अपने टारगेट को पाएंगे, ये एक पूरी जर्नी को दिखाने वाला है और ये पूरी सीरीज़ इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आज इतने टाइम के बाद मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ। तो इस पूरे टाइम में मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत कुछ किया है और बहुत सारे लोगों के साथ मैंने शेयरिंग भी किया है अपने नॉलेज की। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ हाउ टू ग्रो वेल्थ विथ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन। मैं नवोदय विद्यालय हज़ारीबाग से पास आउट हूँ and at the same time I am an alumnus of NIT Jamshedpur and having an experience of more than 6 years as an investor. I hope screen is clearly visible to all. तो आज के इस डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं the possible ways to create wealth, what is inflation and how it is related to investment, fundamental of stock market, एसेट टाइप्स एंड पार्टिसिपेंट। कितने तरीके के एसेट्स होते हैं, आईपीओ होते हैं, इक्विटी होता है, डेरिवेटिव्स होता है, कितने तरीके के टाइप्स हैं और इसमें कौन कौन मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, एवरीवन नोज़ व्हाट इज़ कंपाउंडिंग, पर ये हम लोग कैसे प्रैक्टिकली अपनी इन्वेस्टिंग में यूज़ करते हैं इसके बारे में समझेंगे। मेजर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने तरीके के ट्रेडिंग होते हैं। डाउ थ्योरी एंड हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक। डाउ थ्योरी बहुत बड़ा है लेकिन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आज हम लोग छोटा सा बात करेंगे डाउ थ्योरी के बारे में। और ओवरव्यू ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडिंग सेटअप। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ के लिए हमारे पास मेजर टूल्स होने चाहिए। तो ट्रेडिंग के लिए क्या क्या टूल्स है जो आपके पास होना चाहिए और किस किस चीज़ को आपको देखते रहना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फंडामेंटल रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल्स हैं जो आपके अपने होने चाहिए, चाहे वो आप किसी से कॉपी करें, डजेंट मैटर, लेकिन उस रूल्स को आप स्टिक रहें, उस रूल्स पे आप स्टिक रहें और उस रूल्स को रेगुलरली फॉलो करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग के टाइम पे, एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर। एंड हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, शुरुआत कैसे करें। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देयर आर 4 ways to मेजरली टू प्रोड्यूस इनकम। 4 तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। कौन कौन से 4 तरीके से हैं? पहला, एम्प्लॉयज़, जॉब करते हैं। हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो अपने टाइम को कंप्रोमाइज़ करके पैसा बनाते हैं। मतलब सुबह से शाम तक 8 to 5 आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपके जॉब के अगेंस्ट में, आपके वर्क के अगेंस्ट में वो आपको पेमेंट कर रहे हैं। ये अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो 5% ऑफ द वेल्थ ये लोग होल्ड करते हैं, ये पूरी कम्युनिटी, एम्प्लॉय कम्युनिटी। नेक्स्ट इज बिजनेस ओनर्स, ऐसे जो बिजनेस को ओन करते हैं। ये कैसे पैसा कमाते हैं? ये एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिस सिस्टम के अंदर में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं जो अपना टाइम देते हैं और उस टाइम से वो पैसा बनाते हैं। तो एज ए बिज़नेस ओनर आपके पास टाइम बहुत बच जाता है क्योंकि आपने दूसरे के टाइम को यूज़ करके आपने पैसा बनाया है। तो स्पेयर टाइम बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लाइफ भी स्टेबल रहती है और थोड़ा इजी वर्किंग रहता है। इस तरीके के लोग 95% ऑफ द वेल्थ होल्ड करते हैं। 5% एम्प्लॉयज़ एंड 95% आर वेल्थ होल्डर आर बिजनेस ओनर्स। तीसरे तरीके के लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक जॉब ओन करते हैं, जैसे चार्टर अकाउंटेंट, इंश्योरेंस एजेंट। इस तरीके के लोग अपना काम करते हैं और उसी से पैसा कमाते हैं। ये 95% ऑफ द पॉपुलेशन रहते हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, पैसे भी कम रहते हैं और सेम फंडा, टाइम दो और पैसा कमाओ, टाइम से पैसा जनरेट करते हैं। 4 टाइप के लोग हैं इन्वेस्टर्स।
जिनके पास पैसा है, और ये डेफिनेटली बहुत वेरी लेस पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ हैं। ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन, दे डोंट हैव एनी डेप्थ एंड प्लेंटी ऑफ मनी। ये पैसा से पैसा बनाना जानते हैं कि कैसे पैसा डालो कहीं और उससे पैसा बनाओ। तो टोटली 4 तरीके से ही आप पैसा कमाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में ज़्यादा टाइम दे करके या किस तरीके से आप वेल्थ को क्रिएट करते हो। मनी मेक्स मनी, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बार हमने सुना है। 3 तरीके से आप पैसा बना सकते हो पैसे से। पहला रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, या फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट करके, या बिजनेस करके। मेरे हिसाब से मैं जो प्रेफर रास्ता अपना देख रहा हूँ, बीइंग एन इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा बेहतर पैसा कमा सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू स्पेंड ऑन बिजनेस। अगर आपके पास समय नहीं है बिज़नेस में देने के लिए, क्योंकि इनिशियली मे बी लेटर ऑन द स्टेज बिज़नेस कम टाइम मांगता है और बिज़नेस टाइम आपको देता है दूसरे काम को करने के लिए, लेकिन इनिशियल टाइम ऑफ द बिज़नेस यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग बिज़नेस। इसलिए बेस्ट वे टू अर्न मनी फ्रॉम मनी इज़ टू डू इन्वेस्टमेंट और बाय रियल एस्टेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन के बारे में। और ये इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिलेटेड क्यों है, इसको लेकर के एक छोटा सा एग्जांपल मैंने कुछ टाइम पहले ही मैंने अभी देखा था, इसलिए मैंने ऐड किया। आनंद महिंद्रा सर, उन्होंने पोस्ट किया था कि ताजमहल में कैसे 1903 में मात्र 6 रुपये में आप रह सकते थे। तो 6 रुपया आज के समय में कुछ भी नहीं है। और अगर मैं बात करूँ ताज होटल की, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। 6 रुपये में आप ताज में रुक सकते थे 1903 में, 1903। आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ इन्फ्लेशन। समय से के साथ पैसे की कीमत कम होना, यही इन्फ्लेशन है। महंगाई, जिसको हम साधारण सी भाषा में बोलते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो अगर पैसे को आपको समझना है तो इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से समझना होगा। क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है इंडिया में, ये भी आपको समझना होगा। वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये समझना होगा। और ये इन्वेस्टिंग से कैसे रिलेटेड है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। इन्फ्लेशन रेट की अगर मैं बात करूँ 1986 से 2026 तक, तो 1986 में इट वाज अराउंड 8.86%। और आप ग्राफ में देख सकते हैं कैसे अप एंड डाउन आया है इन्फ्लेशन में। लेकिन अगर लास्ट कुछ सालों में मैं देखूं तो 4% से लेकर के 6% तक ये हमारा इन्फ्लेशन रेट रहा है। इस इन्फ्लेशन रेट में अगर मैं देखूं 6% के इन्फ्लेशन रेट, और अगर कंट्री ओवर कंट्री में कंपैरिजन करूं कि कौन से दुनिया में कंट्रीज हैं जहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है कम है, ईरान, ये 2018 का डेटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता 3 साल 5 साल के पीरियड में। ऐसे टर्म्स में स्पेशली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा सडनली ड्रॉप नहीं आएगा, सडनली नहीं बढ़ेगा। इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम विच टेक्स। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन ईरान में 29.9%, टर्की में 17%, और इंडिया है 4th नंबर पे 4.9%, अराउंड 5%। तो 5% इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड में हम लोग चौथे ऐसी कंट्री हैं जहाँ इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है, 5%। फोटो में आप इजीली देख सकते हैं प्राइस बढ़ रहा है और वैल्यू ऑफ मनी घट रहा है। ये इन्फ्लेशन का बहुत सिंपल मतलब है। तो इन्फ्लेशन हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्यों है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। रीज़न, अगर आप पैसे को सपोज़ आज से 10 साल पहले अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कहीं करने के बजाय आपने चुपचाप 1 लाख रुपये नोट को आप अपने कबर्ड में रख लिए या कहीं आपने सेफली रख लिया, 1 लाख रुपये बैंक अकाउंट में ही आपने रख लिया, तो क्या आज इसकी कीमत 10 साल पहले के 1 लाख रुपये के बराबर रहेगी? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके पैसे को। पैसा रखे रखे घटना शुरू हो जाता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करके रखें। तो इन्वेस्ट करने के लिए अगर मैं सोचूं तो जनरल एज ए जॉब पर्सन हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन रहता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस का अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देखूं तो 8 से 10% अराउंड रहता है जो ऑफ़र करते हैं, जनरली 8% के अराउंड रहता है। और अगर कंपेयर करें इसको म्यूचुअल फ़ंड के साथ में तो म्यूचुअल फ़ंड हमें इन अ लॉन्ग रन 14 से 18% के अराउंड दे देता है। तो एनपीएस की तुलना में म्यूचुअल फ़ंड तो बेहतर है, लेकिन हमें ये समझना है कि एनपीएस और म्यूचुअल फ़ंड के अलावा भी हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो अगर मैं इन्फ्लेशन को, सबसे पहले मैं इन्फ्लेशन को अगर मैं बीट करना चाहता हूँ, इन्फ्लेशन जो कि 5% है, तो किसी भी तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट 5% से ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए, तभी वो ग्रो कर रहा है। अदरवाइज़ वो ग्रो नहीं कर रहा, वो वैसा ही कांस्टेंट है। एग्जाम्पल मैं अगर बताऊँ, आप अगर एफडी करते हो, एफडी के केस में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? 5%, 6%। 6% अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो बेसिकली आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, वो कांस्टेंट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसलिए आइदर आप ऐसे अल्टरनेट ऑप्शन में देखिए, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कम से कम सेफ तो रहे, पैसा थोड़ा धीरे ही बढ़े लेकिन बढ़े तो सही, या आप म्यूचुअल फंड में एज ए एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो 3 मेजर अगर इन्वेस्टमेंट को मैं देखूं तो उसमें सबसे लोअर लेवल पर है फिक्स डिपॉजिट, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। सेकंड नंबर पे है गोल्ड। गोल्ड पहले बहुत बेहतर करता था, एक फिक्स, आप ऐसा समझ सकते हैं कि गोल्ड में पैसा कभी नहीं जाने वाला, गोल्ड हमेशा बढ़ेगा, ये था। लेकिन आज के डेट में गोल्ड का भी प्राइस ग्रोथ रेट जो है वो लगभग कम हो गया, रिड्यूस हो गया है, कम बहुत ज़्यादा नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं रिस्क की बात करूं तो रिस्क भी यूनिवर्सल चला जाता है। रिस्क सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में है, फिर गोल्ड में है, और सबसे कम रिस्क फिक्स डिपॉजिट में। रिस्क भी कम, बेनिफिट भी कम। तो रिस्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब रिस्क आप कैसे ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन रिस्क फैक्टर है यहाँ पे। आगे मैं बात करूँ फाइनेंशियल लिटरेसी की। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम लोग समझें तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ possessing the skill and knowledge on financial matter to confidentially take effective action that best fulfill an individual's personal, family and global communication goal। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। बेसिकली आपको अपने पैसे को समझ में आना चाहिए, पैसे को कैसे यूज़ करते हैं ये समझ में आना चाहिए, और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है ये समझ में आना चाहिए। अगर मैं फाइनेंशियल लिटरेसी में कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना चाहते हैं तो कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जैसे रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर मैं बात करूं तो मेजर एडवांस्ड इकोनॉमी जो है वहाँ पे हम फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, 50%, 30%, इससे ज़्यादा। अगर मैं इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करूं तो इमर्जिंग इकोनॉमी में भी सबसे लोएस्ट फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में है, लगभग 23%, 24% अराउंड। तो अगर मैं गैप देखता हूँ कि कहाँ गैप ज़्यादा है, तो इंडिया अगर दूसरे कंट्रीज़ की तुलना में देखिए तो इंडिया में रिस्क डाइवर्सिफिकेशन लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं। लोग इन्फ्लेशन पता है, इन्फ्लेशन पता होने का सिंपल सा रीज़न है, हम लोग वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आते हैं जहाँ इन्फ्लेशन सबसे हाई है। इन्फ्लेशन पता है लोगों को, इंटरेस्ट भी पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता है। डाइवर्सिफिकेशन लोगों को नहीं पता कि कैसे अपने रिस्क को रिड्यूस करें। कुछ पैसा गोल्ड में डालें, कुछ पैसा सिक्योर्ड स्टेबल इन्वेस्टमेंट लाइक एफडी में करें, एनपीएस में करें, कुछ पैसे को हम लोग डाइवर्सिफाई करें इन एसआईपी मोड जहाँ पे हमारा ग्रोथ चांसेस बहुत हाई रहेगा और रिस्क भी हाई रहेगा, ऐसे जगह में इन्वेस्ट करें। अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन देखूँ तो इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत अच्छी नहीं है। स्टेट वाइज सिचुएशन यहाँ पे मैंने शेयर किया है, आप अपने स्टेट का
की फाइनेंशियल लिटरेसी और जनरल लिटरेसी आप एक बार देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट, एसेट टाइप्स एंड पार्टिसिपेंट्स। स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट एक जनरल डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ तो स्टॉक मार्केट इज़ अ पब्लिक एंटिटी फॉर ट्रेडिंग ऑफ द कंपनी स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स at an agreed price. These are securities listed on stock exchange as well as those only traded privately. एक कंपनी अगर चाहती है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है जहां मैं लोगों से ले करके शेयरिंग करूं पैसा, और जब बिज़नेस में कुछ बेनिफिट आए तो मैं प्रॉफिट भी उनके साथ शेयर करूं, सरल भाषा में स्टॉक मार्केट यही है। इसको आपके माइंड को इसको एज ए बिज़नेस ट्रीट करना होगा, एक ऐसा जगह समझना होगा जहाँ पे एक बिजनेसमैन पैसे के रिक्वायरमेंट के साथ में आता है, जहाँ वो एक कमिटमेंट देता है कि अगर बिज़नेस में प्रॉफिट होगा तो भाई हम शेयर करेंगे, घाटा होगा तो भी शेयर करेंगे। आपको स्टॉक मार्केट इसी नज़र से देखना होगा। आईपीओ, अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है, आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो फर्स्ट टाइम अगर कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसको हम लोग आईपीओ कहते हैं, और लिस्ट होने के बाद वो स्टॉक में हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करूं तो मार्केट पार्टिसिपेंट सबसे पहले सेबी है जो कि पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है। ब्रोकर है लाइक जीरोधा, एंजल ब्रोकर, ये लोग जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एक्सचेंज है, अगेन सेबी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी होते हैं, लेकिन हमारा फोकस मेनली बीएसई एंड एनएससी पे रहेगा। और इसके अलावा हमारे पार्टिसिपेंट रहते हैं इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, हम जैसे लोग। और इन्वेस्टर्स बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज़ और मार्केट में जितने भी लोग एफआईआई, डीआईज, बहुत सारे लोग हैं एज एन इन्वेस्टर। ये मेजर पार्टिसिपेंट्स हुए मार्केट के। ये शेयर मार्केट 4 चीज़ों के अराउंड घूमता है। पहला म्यूचुअल फंड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा शेयर जिसको हम लोग इक्विटी भी कहते हैं, और चौथा है डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, मेजरली हम लोग आगे डिस्कशन शेयर्स के ऊपर में करेंगे। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कितने तरह के लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। पहले है रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे लोग जो छोटे पैसे लेकर के मार्केट में आए हैं, कुछ प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकंड है एचएनआई, हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि बहुत पैसे लेकर के आए हुए हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला, राकेश दमानी, बहुत सारे लोग ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा है लेकिन वो इंडिविजुअल ऐसे काम करते हैं, तो हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर कहलाते हैं। तीसरे है म्यूचुअल फंड। चौथा है डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इंस्टीट्यूट की तरीके से काम करते हैं और इंडिया में काम करते, इंडिया के हैं और इंडिया में काम करते हैं, इसलिए उन्हें डीआईआईज कहा जाता है। चौथे हैं, पांचवा है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ऐसे लोग जो फॉरेन के हैं, इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं, इंस्टीट्यूट है उनका, कंपनी है और वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और छठा है प्रोप्राइटर, ओनर भी इन्वेस्टर है जो कि अपनी कंपनी में एक मेजर स्टेक होल्ड करता है। ये इन्वेस्टर्स के टाइप को हमको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन सारे पूरे सिस्टम में सबसे छोटा इन्वेस्टर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर है, सबसे कम, जिसकी वॉल्यूम बहुत कम है, पैसा जिनके पास कम है। तो बेसिकली हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स को इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किधर मार्केट में मूव कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इनके मूवमेंट को समझ सकते हैं, या प्रोप्राइटर अपने शेयर्स को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है कंपनी में, अगर प्रोप्राइटर अपने शेयर्स को बढ़ा रहा है, इसका क्लियर मतलब है कि प्रोप्राइटर को अपनी कंपनी पे भरोसा है, वो जानता है कि मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आने वाले टाइम में मुझे रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर प्रोप्राइटर अपने शेयर्स को कम कर रहा है, क्लियर इंडिकेशन
कि आइदर उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है, वो कुछ ग्रो करना चाहता है, या उसका अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा कम हो गया है। उसे पता है कि ये कंपनी में अब कुछ बचा नहीं, दम नहीं बचा। आगे मैं एग्जांपल लूँगा इसमें कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरीके से अदर्स इन्वेस्टिंग पैटर्न जो अदर्स इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टिंग पैटर्न्स को भी हम लोग स्टडी करके बहुत कुछ समझ सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सुना बहुत है, प्रैक्टिस बहुत किया है, मैथमेटिक्स लगा दिया, गणित पन्नों में पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन रियल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट करते हैं पता नहीं। लेकिन इस वर्ड को हमें समझना बहुत ज़रूरी है और इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट मीन्स समथिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, ही हु डोंट पेज इट। अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत बड़े व्यक्ति ने बहुत बड़ी बात कही है बहुत छोटे से चीज़ के ऊपर कि ये 8th वंडर है, 8वां अजूबा। तो कुछ कारण है। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। राम और श्याम, 2 ब्रदर्स, एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। 30 साल की उम्र में राम ने स्टार्ट किया और श्याम 45 साल की उम्र से स्टार्ट करता है। तो इन्वेस्टिंग पीरियड क्या होगा, 30 साल का होगा राम के लिए और श्याम के लिए होगा 15 साल के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग 60 साल की उम्र में चाहते हैं रिटायर होना, तो ऑब्वियस सी बात है उनको 30 साल देना होगा, इसको 15 साल। तो अगर मैं मंथली मानूँ कि राम जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1000 रुपीज़ पर मंथ कर रहा है और श्याम 2000 रुपीज़ पर मंथ कर रहा है। आधा टाइम के लिए श्याम ने किया लेकिन दुगना इन्वेस्टमेंट किया। श्याम पहले से कर रहा है लेकिन 1000 रुपया ही कर रहा है। दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट सेम होगा। और अगर मैं एनुअल रेट ऑफ रिटर्न अगर 8% लूँ तो इन दोनों के केस में जो 60 साल की उम्र में वेल्थ एक्यूमुलेट होगा वो बहुत डिफरेंट है। सेम पैसा जमा करते हुए भी वेल्थ बहुत डिफरेंट हो जाता है। एक के केस में हम लोग 1,50,00,000 रुपये बनता है, दूसरे के केस में 69 लाख रुपीज़ ही सिर्फ बन पाते हैं। तो 6 दूनी 12 लगभग दुगना का भी डिफरेंस है, दुगना का डिफरेंस है। तो सेम पैसा जमा करके भी ये इतना पैसा नहीं बना पाता। सिंपल सा लॉजिक है कंपाउंडिंग। राम ने क्या किया, टाइम दिया अपने इन्वेस्टमेंट को, धीरे धीरे जमा किया लेकिन लंबे टाइम के लिए जमा किया। जो पहले इन्वेस्ट स्टार्ट करेगा डेफिनेटली इन अ लॉन्ग रन उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सेम दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, 25 साल की उम्र में स्टार्ट करता है 10,000 रुपये महीना और 30 साल की उम्र में स्टार्ट करता है 10,000 रुपये महीना। द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 60 साल में 6,43,00,000 रुपये इसके पास होता है ए के पास, और बी के पास 3,50,00,000 के अराउंड। तो अगेन अराउंड डबल का डिफरेंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इसके लिए एक मैंने छोटा सा लिंक दिया है मनी कंट्रोल का। इस टूल्स का यूज़ करते हुए आप लोग कंपाउंडिंग को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब जैसे आपका फाइनेंशियल टारगेट क्या है। सपोज़ मैं टारगेट करता हूँ, जैसा मैंने बताया कि हमारा टारगेट 1 CR है, तो हमने 1 CR लिया टारगेट कितने टाइम में, सपोज़ 7 साल में। मेरा ऐसे अपना पर्सनल कैलकुलेशन है, मैंने उसको रखा है और उस पर मैं फोकस होकर के हर 2 महीने 3 महीने पे एनालिसिस करते रहता हूँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और किस रेट में मुझे जाना है। वो मेरी एनालिसिस कैलकुलेशन अलग है, लेकिन इन जनरल मैं आपको समझाऊँ, आप अपने लिए खुद भी बना सकते हो कि आप 37 के एज में सपोज़ आप करोड़पति बनना चाहते हैं, मीन्स आप 7 साल का टाइम ले रहे हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट सपोज़ यू हैव 10 लाख रुपीज़, तो आप उसमें 10 लाख रुपीज़ डाल दीजिए, 7 साल का टाइम डाल दीजिए। मंथली क्या सेविंग कर सकते हैं, सपोज़ 30,000 रुपीज़ आप मंथली सेविंग कर सकते हैं, वो डाल दीजिए। और किस रेट से आपको लगता है आप कैपेबल हैं अभी कंपाउंड करने में, सपोज़ आप 15% से कंपाउंड कर सकते हैं। अगर सिंपल SIP मोड में अगर आप जाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप 15% का एक एनुअल रिटर्न आप ले सकते हैं। आप 15% का एनुअल रिटर्न लीजिए, आप देखिए आप
कितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितना पैसा आप एक्यूमुलेट कर पाइएगा आफ्टर 7 ईयर ऑफ टाइम, 10 ईयर ऑफ टाइम। ये आप अंडरस्टैंड कीजिए अपने लिए, क्या आप प्लानिंग करते हैं इसको एक बार ज़रूर देखिए इन अ लॉन्ग रन। 2 साल 5 साल के लिए नहीं सोचना है, लंबे टाइम के लिए सोचना है, क्योंकि कंपाउंडिंग हमेशा लंबे टाइम में काम करता है, शॉर्ट टर्म में मज़ेदार नहीं है। तो अभी तक हमने छोटे छोटे टॉपिक कवर किए, 4 वेज टू क्रिएट इनकम, जॉब वर्सेस बिजनेस, इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हमने समझा, फाइनेंशियल लिटरेसी में वर्ल्ड कहाँ है, हम कहाँ हैं, ये हमने समझा, स्टॉक मार्केट एसेट टाइप कितने होते हैं, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, ये हमने समझा, और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग हमने समझा। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। इस वीडियो के लिए आप लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो रहा है तो उसको हम 2 पार्ट में 3 पार्ट में करेंगे, तो सेकंड पार्ट आप जा कर के एक बार देखिए कि कैसे हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप को बनाते हैं। थैंक यू।